टाइटैनिक। ये नाम सुनते ही जहन में बस एक ही ख्याल आता था, विशालकाय और शाही ठाठ बाट। उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज, एक तैरता हुआ महल। लोग कहते थे कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। इसमें सब कुछ था, शानदार सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, यहां तक कि व्यायामशाला भी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इसके पहले सफर के लिए टिकट बुक कराए थे। वो लोग ऐशो आराम और तेज रफ्तार का सबसे शानदार अनुभव लेने के लिए बेताब थे। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का शिखर था। ये आधुनिक तकनीक का एक अजूबा था। लोगों को इसकी मजबूती पर पूरा भरोसा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुले समुद्र में उनका क्या इंतजार है। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 के समदम 1912 को रवाना हुआ। इसने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर तक का सफर शुरू किया। जैसे ही जहाज गोदी से दूर खिसका, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर एक त्रासदी में बदल जाएगा। पहले कुछ दिन तो आम ही गुजरे। यात्री अपने आलीशान कमरों में सेटल हो गए। उन्होंने शानदार खाने, लाइव संगीत और समुद्र में होने के रोमांच का आनंद लिया। अटलांटिक महासागर शांत था, बल्कि कुछ ज्यादा ही शांत। मौसम साफ था। चारों तरफ एक अजीब शांति छाई हुई थी, जो उस तबाही के बिल्कुल उलट थी जो जल्द ही आने वाली थी। लेकिन इस शांति के पीछे खतरा छिपा हुआ था। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को दूसरे जहाजों से बर्फ के कई वार्निंग मिले। इन संदेशों में जहाज के रास्ते में हिमखंडों की मौजूदगी का जिक्र था। इनमें से कुछ वार्निंग ब्रिज तक पहुंचाई गईं। हालांकि न जाने किन कारणों से उन पर जरूरी तेजी से कार्रवाई नहीं की गई। टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, सीधे खतरे की तरफ। 14 अप्रैल की रात ठंडी और साफ थी। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, जिससे हिमखंडों को देखना मुश्किल हो रहा था। रात के 11:40 बजे तबाही आ गई। लुकआउट ने जहाज के रास्ते में सीधे एक विशालकाय हिमखंड को देखा। उसने खतरे की घंटी बजा दी। इंजन उल्टे घुमा दिए गए और जहाज तेजी से मुड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकराया। कई यात्रियों को तो यह टक्कर बस एक झटके की तरह लगी, लेकिन डेक के नीचे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। जहाज के कंपार्टमेंट में पानी भर गया। जो कभी सोचा भी नहीं गया था, वो हो गया था। अडिग माना जाने वाला टाइटैनिक डूब रहा था। इसके अंदर तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, जिसका नाम है गो लॉगिन। एंड गो लॉगिन इज द बेस्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। गो लॉगिन पे क्या है कि आप बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपके पास फेसबुक के 10 अकाउंट है, तो 10 अकाउंट को आप एक बार में लॉगिन कर सकते हो। यहाँ बेसिकली आप चेक कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे फेसबुक के 4 अकाउंट्स है, तो 4 अकाउंट्स को आप एक बार में यहाँ पे जो है अकाउंट लॉगिन कर सकते हो एक ही बार में। यहाँ पे देखिए 4 अकाउंट एक बार में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पे गो लॉगिन काम करता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले इस गो लॉगिन का सॉफ्टवेयर जो है अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड गो लॉगिन फॉर विंडो पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। डाउनलोड योर डाउनलोड हैज स्टार्टेड। तो यहाँ पे विंडो के लिए है, लिनक्स के लिए है, मैक के लिए है। तो यहाँ पे मेरे पास विंडो है, तो विंडो पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे लैपटॉप के अंदर ये जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको उसको रन करना है और अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब गो लॉगिन बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अमेज़न के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन अमेज़न के अंदर हमको बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होता है वो ब्लॉक होने की चांसेस भी हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ट्रिक्स का भी यूज करते हैं। तो अमेज़न के आपके 3-4 अकाउंट खोल रखे हैं एक ही ब्राउजर के अंदर, तो बार बार आपको यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ता होगा। एंड बहुत सारे आपके अकाउंट जो है वो डिसेबल भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो गो लॉगिन है, गो लॉगिन के अंदर आप एक ही बार में 3-4-5 अकाउंट, जितने भी अकाउंट आपके हैं ड्रॉप शिपिंग के, ई कॉमर्स के, वो सब कुछ आप लॉगिन कर सकते हो। अमेज़न के लॉगिन कर सकते हो। एंड अमेज़न को पता भी नहीं चलेगा आपने एक ही ब्राउजर के अंदर लॉगिन कर रखा है, बिकॉज आपकी जितनी भी आईपी एड्रेस होती हैं सारी अलग होती हैं, प्रॉक्सी सारी अलग होती हैं। आप अपने हिसाब से प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं, जिस कंट्री की भी आपको प्रॉक्सी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इन कामों के लिए हम गो लॉगिन को यूज करते हैं। मतलब कि एक ही ब्राउजर के अंदर सेम प्लेटफॉर्म के अलग अलग अकाउंट पे आप मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आपको इसके अंदर साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम गूगल से भी यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, तो मैं गूगल को प्रीफर करता हूँ, तो गूगल पे यहाँ पे साइन इन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछेगा कि आपका मेन रीजन क्या है गो लॉगिन यूज करने का। तो यहाँ पे फॉर मैनेजिंग अकाउंट फॉर फेसबुक, जीमेल, ट्विटर, सोशल मीडिया हम यूज करने वाले हैं, मल्टीपल सोशल मीडिया हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रैपिंग है, डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, रियल एस्टेट के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड बहुत सारे अदर ऑप्शन है। तो पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। व्हाट्स रोल डू यू प्ले इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम यहाँ पे क्या जो रूल है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। तो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करेंगे। कितने अकाउंट्स आप प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे लेस देन 50 या 52 ऐसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आर यू गोइंग टू यूज आवर एपीआई, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। हाउ डिड यू हियर गो लॉगिन, तो यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियोस डाल देंगे। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग गो लॉगिन दिखा रहा है, जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो है कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, लेकिन ये फिर से यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना चालू हो जाएगा जब भी आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करो। जैसे मैंने पहले बताया था कि कैसे आपको डाउनलोड करना है विंडोज के अंदर, तो उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको गो लॉगिन को ओपन करना है। यहाँ पे जो भी आपने गो लॉगिन को डाउनलोड किया है, गो लॉगिन का जो सॉफ्टवेयर है जो भी हमने अभी डाउनलोड किया है, उसको रन करने के बाद इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे फेसबुक, गूगल के कुछ यहाँ पे पहले से प्रीसेट बने होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना खुद का जो है यहाँ पे नेम रखना। जैसे कि फेसबुक है, आपके पास 10 अकाउंट है, तो फेसबुक यहाँ पे 10 अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और जैसे ही रन पे क्लिक करोगे तो एक ब्राउजर खुलेगा, एक विंडो खुलेगा जहाँ पे फेसबुक अकाउंट आपका खुल जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास आईडी पासवर्ड है फेसबुक का, वो लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल का नाम देंगे, प्रॉक्सी सेट करेंगे, कहाँ की प्रॉक्सी आपको चाहिए, यूएसए, इंडिया, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो प्रॉक्सी सेट करेंगे। सेट करने के बाद सिंपली आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली आपकी जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी। कुछ इस तरीके से प्रोफाइल बन जाएगी फेसबुक का, जो भी आपने नाम दिया होगा। उसका सिंपली आपको रन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सिंपली आपको ब्राउजर मिलेगा जहाँ पे आप अलग अलग अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो अब आपको ये ई कॉमर्स में या किसी भी ऐसी चीजों में दिक्कत आ रही है जहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है या डिसेबल हो रहा है, तो आप गो लॉगिन यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स। टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही जहन में बस एक ही ख्याल आता था, विशालकाय और शाही ठाठ बाट। उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज, एक तैरता हुआ महल। लोग कहते थे कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। इसमें सब कुछ था, शानदार सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, यहां तक कि व्यायामशाला भी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इसके पहले सफर के लिए टिकट बुक कराए थे। वो लोग ऐशो आराम और तेज रफ्तार का सबसे शानदार अनुभव लेने के लिए बेताब थे। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का शिखर था। ये आधुनिक तकनीक का एक अजूबा था। लोगों को इसकी मजबूती पर पूरा भरोसा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुले समुद्र में उनका क्या इंतजार है। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 आम के समदन 1912 को रवाना हुआ। इसने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर तक का सफर शुरू किया। जैसे ही जहाज गोदी से दूर खिसका, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर एक त्रासदी में बदल जाएगा। पहले कुछ दिन तो आम ही गुजरे। यात्री अपने आलीशान कमरों में सेटल हो गए। उन्होंने शानदार खाने, लाइव संगीत और समुद्र में होने के रोमांच का आनंद लिया। अटलांटिक महासागर शांत था, बल्कि कुछ ज्यादा ही शांत। मौसम साफ था। चारों तरफ एक अजीब शांति छाई हुई थी, जो उस तबाही के बिल्कुल उलट थी जो जल्द ही आने वाली थी। लेकिन इस शांति के पीछे खतरा छिपा हुआ था। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को दूसरे जहाजों से बर्फ के कई वार्निंग मिले। इन संदेशों में जहाज के रास्ते में हिमखंडों की मौजूदगी का जिक्र था। इनमें से कुछ वार्निंग ब्रिज तक पहुंचाई गईं। हालांकि न जाने किन कारणों से उन पर जरूरी तेजी से कार्रवाई नहीं की गई। टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, सीधे खतरे की तरफ। 14 अप्रैल की रात ठंडी और साफ थी। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, जिससे हिमखंडों को देखना मुश्किल हो रहा था। रात के 11:40 बजे तबाही आ गई। लुकआउट ने जहाज के रास्ते में सीधे एक विशालकाय हिमखंड को देखा। उसने खतरे की घंटी बजा दी। इंजन उल्टे घुमा दिए गए और जहाज तेजी से मुड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकराया। कई यात्रियों को तो यह टक्कर बस एक झटके की तरह लगी, लेकिन डेक के नीचे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। जहाज के कंपार्टमेंट में पानी भर गया। जो कभी सोचा भी नहीं गया था, वो हो गया था। अडिग माना जाने वाला टाइटैनिक डूब रहा था।
टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। एक ऐसा जहाज जिसे अडिग माना जाता था, वो आखिर कैसे डूब सकता है? आधिकारिक जांच में आपदा के लिए ज्यादा तेज रफ्तार और लाइफ बोट की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए। साजिश की आहटें गूंजने लगीं। कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही अजीब और गरीब थीं, जो हद दर्जे की बेतुकी थीं। हालांकि कुछ कहानियां ज्यादा विश्वसनीय थीं, जिनसे ऐसे सवाल खड़े हुए जो दशकों तक लोगों के मन में रहे। ऐसी ही एक कहानी है ओलंपिक स्विच थ्योरी। इस कहानी में कहा गया है कि टाइटैनिक को जानबूझकर उसके जुड़वां जहाज ओलंपिक से बदल दिया गया था, ताकि बीमा का पैसा हासिल किया जा सके। ओलंपिक को पहले हुई एक दुर्घटना में नुकसान पहुंचा था। इस कहानी के मुताबिक मालिकों ने क्षतिग्रस्त जहाज को टाइटैनिक बताकर डुबाने और बीमा का पैसा लेने का मौका देखा। भाग 5, ओलंपिक स्विच। ओलंपिक स्विच थ्योरी को मानने वाले लोग सबूत के तौर पर कई बातों का हवाला देते हैं। उनका दावा है कि टाइटैनिक और ओलंपिक लगभग एक जैसे ही थे। उनका तर्क है कि जहाजों के नेम प्लेट और पहचान से जुड़ी दूसरी चीजों को बदलना बहुत आसान होता। वे इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि टाइटैनिक की पेरेंट कंपनी के फाइनेंसर जैक पी मॉर्गन ने आखिरी समय पर अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। उनका कहना है कि ये इस बात का सबूत है कि उन्हें इस आपदा के बारे में पहले से पता था। हालांकि ओलंपिक स्विच थ्योरी दिलचस्प जरूर है, लेकिन इतिहासकारों ने इसे काफी हद तक खारिज कर दिया है। पेश किए गए सबूत अक्सर परिस्थिति जन्य होते हैं या गलत व्याख्याओं पर आधारित होते हैं। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि जहाजों को कभी बदला गया था। इसके अलावा इस तरह के बदलाव को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल होता और इसे गुप्त रखना तो और भी मुश्किल होता। भाग 6, सवालों का समंदर। ओलंपिक स्विच थ्योरी के लिए सबूतों की कमी के बावजूद टाइटैनिक के डूबने को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। जहाज उस इलाके में पूरी रफ्तार से क्यों यात्रा कर रहा था जहां हिमखंड होने की जानकारी थी? जहाज की क्षमता के बावजूद इतनी कम लाइफ बोट क्यों उपलब्ध कराई गईं? और टाइटैनिक के संकट के संकेतों को आसपास के जहाजों ने नजरअंदाज या गलत क्यों समझा? इन सवालों ने एक सदी से भी ज्यादा समय से अटकलों और बहस को हवा दी है। कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक का डूबना बस एक दुखद दुर्घटना थी, एक ऐसा मौका जब कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं एक साथ घट गईं। दूसरों को संदेह है कि इसमें लापरवाही, अयोग्यता या इससे भी बदतर मंशाओं ने भूमिका निभाई। सच्चाई टाइटैनिक के मलबे की तरह लहरों के नीचे दबी हुई है। भाग 7, गहराई में छुपे राज। टाइटैनिक का मलबा 1985 में मिला था। यह अटलांटिक महासागर की सतह से 2.5 मील नीचे था। इस खोज ने आपदा में लोगों की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया और जहाज के आखिरी पलों के बारे में नई जानकारी दी। बाकी एक ही मलबा 2 मुख्य हिस्सों में टूटा हुआ था। धनुष और पछाड़ी हिस्सा लगभग 1/3 मील की दूरी पर थे। इससे पता चला कि जहाज डूबते समय टूट गया था। मलबे की हालत ने भी डूबने के बारे में सुराग दिए। स्टारबोर्ड साइड को हुए नुकसान ने हिमखंड से टकराव की पुष्टि की। लाइफबोट और दूसरे मलबे की हालत से पता चला कि निकासी बहुत ही अव्यवस्थित थी। हालांकि मलबे में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे अजीबोगरीब साजिश की कहानियों को बल मिले। भाग 8, जहाज में सवार लोग। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर 2200 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रहा था। वे सभी अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखते थे। कुछ करोड़पति थे जो नए रोमांच की तलाश में थे। दूसरे अप्रवासी थे जो अमेरिका में एक बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे थे। यात्रियों में जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे,
बेंजामिन गुगेनहाइम एक खनन व्यवसायी और मॉली ब्राउन एक सोशलाइट महिला जिन्हें आपदा के दौरान उनकी बहादुरी के लिए अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जाना जाने लगा भी शामिल थे। साजिश के सिद्धांतकारों ने अक्सर इन प्रसिद्ध हस्तियों की मौजूदगी पर ध्यान केंद्रित किया है। वे गुप्त बैठकों और छिपे हुए एजेंडा के बारे में अटकलें लगाते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि टाइटैनिक का डूबना इन ताकतवर लोगों को खत्म करने की साजिश का हिस्सा था। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। भाग 9, लहरों में समाया एक इतिहास। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे घातक शांतिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक है। इसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस आपदा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस त्रासदी ने लोकप्रिय संस्कृति पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे अनगिनत किताबें, फिल्में और गाने प्रेरित हुए हैं। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें रोमांचित करती है। शायद ये इस आपदा का विशाल रूप है, मनुष्य का प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का अहंकार है, या शायद ये इस त्रासदी से उभरी बहादुरी, बलिदान और क्षति की निजी कहानियां हैं। कारण जो भी हो, टाइटैनिक और उसकी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। भाग 10, कभी न भूलने वाला इतिहास। टाइटैनिक जीवन की नश्वरता और समुद्र की अपिथ्यात्मक प्रकृति की याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को भावुक करती है। हो सकता है कि मलबा समुद्र तल पर चुपचाप पड़ा हो, लेकिन टाइटैनिक, उसके यात्रियों और उसके चालक दल की याद हमेशा जिंदा रहेगी। वे अकल्पनीय विपत्ति का सामना करते हुए मानवीय भावना की अदम्य शक्ति के प्रमाण हैं। हम उन्हें याद करते हैं,